हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी की जो बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, उसका चैप्टर 3 पॉपुलेशन कंपोजिशन, इसके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ओके, और 1 और 2 मार्क्स के तो आते ही है। तो इस चैप्टर को ध्यान से समझना और साथ साथ में नोट्स बनाना। तो स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन जब हम लोग पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। इतनी बार हमने ये वर्ड सुना है पॉपुलेशन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन होता क्या है? तो पॉपुलेशन का मतलब होता है पीपल। ठीक है, हम लोग जो है आम इंसान जो है वही सब मिलके तो जनसंख्या बना रहे हैं, वही सब मिलके तो पॉपुलेशन बना रहे हैं। और पीपल्स में क्या खासियत होती है, इनके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जब भी हम लोग पॉपुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो दोज पीपल हु हैव सम एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स किस तरह के कि उनका एज क्या है, किस एज ग्रुप में है, किस ऑक्यूपेशन में है, क्या काम करते हैं वो लोग, एजुकेशन क्या है उन लोगों की, मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग इलिटरेट है, कितने लोग लिटरेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है उन सब की। ये सारी की सारी जिस चीज में हम लोग पढ़ते हैं उसको कहते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन। सो ये आपका इंट्रोडक्शन था। अगर आप ये चीज समझ रहे हो तो आपके लिए चैप्टर समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग है आपके सेक्स कॉम्पोजिशन कि ये इसका क्या मतलब होता है। इट मीन्स द रेशियो बिटवीन विमेन एंड मैन। आप किसी भी देश को ले लो या मान लो एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, आपकी लोकेलिटी लेते हैं, जो आपका जिस एरिया में आप रहते हो, आप उसमें नंबर्स देख सकते हो कि या तो औरतें ज्यादा होंगी या आदमी ज्यादा होंगे। तो जब हम इसको रेशियो के फॉर्म में, जैसे ए रेशियो बी, इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं सेक्स कॉम्पोजिशन। इसका डेफिनेशन होगा द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ women and men in the population is called sex ratio। ठीक है, is called सेक्स रेशियो। अब इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको रेशियो निकालना है तो आप किस फॉर्मूला का यूज करोगे। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, पेपर में पूछा गया कि सेक्स कंपोजिशन क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, तो आप ये डेफिनेशन लिखने वाले और इसका फॉर्मूला भी आपको लिखना पड़ेगा फॉर योर प्लस पॉइंट्स, फॉर योर बोनस पॉइंट्स। ठीक है, हमने कोई मौका नहीं देना है एग्जामिनर को कि वो हमारा एक नंबर भी काट सके। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है फीमेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय मेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। मतलब जितनी फीमेल्स हैं वो, और उनको डिवाइड कर दो जितने मेल्स हैं और मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। ये आपका हो जाता है रेशियो का फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं ये रेशियो जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोगों को लगता है कि भाई क्यों रेशियो निकालना है, जितने हैं उतने ठीक है, क्या फर्क पड़ता है कितनी औरतें कितने आदमी। तो फर्क पड़ता है। ये जो रेशियो है ये हमें किसी कंट्री के स्टेटस के बारे में बताता है। इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट information about status of women। आपको मैं एक चीज बताती हूँ, ठीक है। स्टेटस ऑफ विमेन क्यों इंपॉर्टेंस रखता है? क्योंकि जहां पर विमेन का रेशियो ज्यादा होगा वो देश ज्यादा विकसित माने जाते हैं, ज्यादा डेवलप्ड माने जाते हैं। ठीक है, वहां पे अच्छी फैसिलिटीज माने जाते हैं। और जो जहाँ पे मेल रेशियो ज्यादा होता है, मेल पॉपुलेशन ज्यादा होते हैं, उनको उतना ज्यादा डेवलप्ड देश नहीं माना जाता है। ठीक है, जहाँ पे मेल रेशियो ज्यादा होता है वहां पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन को महसूस किया जाता है। ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन समझते ही हो गया आप लोग बचपन से चीज। ये कुछ चीजें होती है जो हमें सिखानी नहीं पड़ती इंडिया में। ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब औरत ये काम कर सकती है, आदमी ये काम कर सकता है। जब हम लोग ऐसे बांट देते हैं ना चीजों को, तो इसको हम लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ओके, काम ऐसे कामों को जो दोनों कर सकते हैं। ठीक है, जब हम इन दोनों, या हम लोग किसी विमेन अगर वो कैपेबल है कुछ काम कर सकते हैं बट हम उसको वो काम नहीं करने दे रहे हैं जस्ट बिकॉज शी इज अ विमेन, तो वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की जो है वो एक कंपनी की सीईओ बन सकती है
बट वो एक लड़की है इस वजह से उसको सीईओ नहीं बनने दिया जा रहा है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि सिर्फ लड़कियों के साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है कुछ, और मेल्स के साथ भी होता है, तो वो एक अलग डिबेट है। ठीक है, हम उस पर अभी नहीं पढ़ते हैं, वो ज्यादा पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ज्यादा डीप हो जाएगी। तो ओके, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो हमारी बुक में है अभी उसके अकॉर्डिंग इट इज अनफेवरेबल टू विमेन। ठीक है, मतलब औरतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है इसमें। क्या क्या चीजें हमें इसमें देखने को मिलती है? आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताइए कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के साइड इफेक्ट्स क्या है, या इसमें कौन कौन सी प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व है। तो इसमें क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं? प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फॉइटिसाइड। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि पहले चेकिंग करवाते थे, मतलब हॉस्पिटल्स में चेक किया जाता था कि जो बेबी है, जो आने वाला बच्चा है, वो लड़का है या लड़की है। तो कई बार लड़की होती थी तो उसको गर्भ में ही मार दिया जाता था, उसको फीमेल फॉइटिसाइड कहते हैं। या जो लड़कियां होती थी उनको पैदा होते ही फेंक दिया जाता था, मार दिया जाता था, तो इन्फेंटिसाइड। और डोमेस्टिक वायलेंस, क्या ही कहना है इनका, ये सबको पता है कि आज के समय में दहेज के लिए या अलग अलग चीजों के लिए डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है। ठीक है, ये सब चीजें जो है ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में आती हैं विच इज अनफेवरेबल टू विमेन। ठीक है, अब कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पे लो सेक्स रेशियो है, मतलब यहाँ पे लड़का और लड़की के बीच में जो गैप है, मतलब लड़के काफी ज्यादा है, लड़कियां कम है। तो ये कौन कौन से देश में देखने को मिलता है? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और भी बहुत सारे देश। ठीक है, एक्सेट्रा। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर, विच इज एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? एज स्ट्रक्चर क्या होता है? तो हम लोग किसी भी देश की बात कर लें, बट इंडिया की बात करते हैं। ठीक है, इंडिया में हम लोग बात करते हैं जो अलग अलग नंबर ऑफ पीपल दिखाती है फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप, उसको हम लोग कहते हैं एज स्ट्रक्चर। जैसे मान लो 1 साल से 4 साल के कितने बच्चे हैं, 4 साल से 10 साल के कितने हैं, 10 से 14 के कितने। तो जब हम लोग उनको अलग अलग एजेस में बांट देते हैं उसको हम लोग कहते हैं एज स्ट्रक्चर। ठीक है, रिप्रेजेंट it represents the number of people of different age groups. 15 से 59 का जो एज ग्रुप है इसको वर्किंग पॉपुलेशन कहा जाता है। जो 15 से 59 का एज ग्रुप है इसको वर्किंग पॉपुलेशन कहा जाता है, क्योंकि मोस्टली जो जॉब्स हमको करते हुए बच्चे देखने को मिलते हैं वो 15 से 59 ही होते हैं। 60 के बाद तो रिटायरमेंट हो जाता है। ठीक है, 0 से 14 या फिर अबव 60 दे आर सीन एज लाइबिलिटी, मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन सम पीपल फॉर देयर नीड्स। 0 से 14 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अबव 60 जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे ओल्ड लोग हैं, वो अपने पालन पोषण के लिए अपने बच्चों पर डिपेंडेंट है। तो ये इंडिया का एज स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट टॉपिक, एज सेक्स पिरामिड। अब ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लो क्योंकि ये 5 मार्क्स में आता है कि एज सेक्स पिरामिड क्या है। इट इज इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल्स एंड मेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप। सेम ये अलग अलग एज ग्रुप के लड़के और लड़कियों के बारे में बताता है। ठीक है, रेफर्स टू नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन different age group
ये इसकी डेफिनेशन है। इसी का पार्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की टाइप्स ऑफ एज पिरामिड क्या है, मतलब कितने तरह के एज पिरामिड होते हैं। तो 3 तरह के एज पिरामिड है एंड दिस इज योर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट एज पिरामिड इज एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, मैं आपको इसका पिरामिड बना के दिखाती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझो और आपको भी वो एग्जाम में बनाना है। सो इसका बनेगा ऐसे, डोंट माइंड माई ड्राइंग, ओके। आप लोग अच्छे से स्केल वेल का यूज करके बनाना। तो ये हमारा एक पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग बांट देते हैं 0 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10। इस तरफ हम लोग मान लेते हैं कि ये मेल्स का परसेंटेज बताया है, ये वाला फीमेल्स का परसेंटेज बताया है एंड दिस इज योर एज ग्रुप। जैसे मान लो हमने बांध दिया 0 से 10, 10 से 20 और 80 प्लस, यहाँ तक आप पूरा फिल कर लेना। इसको हम लोग कहते हैं एज सेक्स पिरामिड। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का क्या मतलब है। अब इस पिरामिड के कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, सबसे पहली चीज ये दिखा रहा है ट्रायंगुलर शेप। ये अपनी ट्रायंगुलर शेप दिखा रहा है, आप इसकी शेप देख सकते हो, ट्रायंगल शेप में है ये, ठीक है। वाइड बेस एंड नैरो टॉप, ये भी आप समझ सकते हो कि इसका जो बेस है वो काफी ज्यादा वाइड है, ठीक है, काफी ज्यादा फैला हुआ है और नैरो टॉप है। इसका क्या मतलब है, वाइड बेस दिखाता है कि बर्थ रेट काफी ज्यादा है, मतलब बहुत सारे बच्चे जन्म ले रहे हैं और डेथ रेट काफी कम है। देखो क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन काफी कम है डेथ रेट वाली, और जो 0 से 10 ये बच्चे ही तो जन्म लेंगे, मतलब ये एज दिखाया गया है यहाँ पर, एज है, ओके। तो 0 से 10 काफी सारे बच्चे हैं, इसका मतलब हाई बर्थ रेट है, हाई बर्थ रेट। और डेथ रेट कम है, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं है। इसका मतलब लेस लेस डेवलप्ड कंट्रीज है ये। फॉर एग्जाम्पल नाइजीरिया, मैक्सिको, बांग्लादेश, और भी हो सकता है, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये आपका हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ एज एक्स पिरामिड, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड टाइप पे, दैट इज कांस्टेंट पॉपुलेशन। कांस्टेंट पॉपुलेशन, अब ये बनेगा कुछ ऐसे। यहाँ पे दोबारा ये फीमेल्स का रेशियो बता रहा है, ये मेल्स का रेशियो बता रहा है। ये हमारे परसेंटेज के कितने परसेंट लोग हैं, 6 8 10 4। ये हमारी एज आ गई यहाँ पे 80 प्लस, 0 से 14, 0 से 10 मान लेते हैं, 10 से 20, जैसे भी आप बांटना चाहो, ठीक है। तो ये इसका पहले शेप देखो, ये एक बेल शेप है, ठीक है, काइंड ऑफ बेल शेप। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इट इज बेल शेप। अब बेल शेप्ड स्ट्रक्चर, इसका नाम ध्यान से देखो, कांस्टेंट पॉपुलेशन है, मतलब पॉपुलेशन में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। बर्थ रेट भी उतना ज्यादा हाई नहीं है, डेथ रेट भी उतना ज्यादा हाई नहीं है। अगर इसका आप स्ट्रक्चर देखो तो मतलब कांस्टेंट है, ना ज्यादा बढ़ रही है ना ज्यादा कम हो रही है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बर्थ रेट और डेथ रेट आर ऑलमोस्ट इक्वल। बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर ऑलमोस्ट इक्वल। तो इस वजह से इट इज लीडिंग टू कांस्टेंट पॉपुलेशन,
मतलब जितने पैदा हो रहे हैं उतने ही लोग मर रहे हैं। तो कांस्टेंट पॉपुलेशन है, ना पॉपुलेशन बढ़ रही है ना पॉपुलेशन घट रही है। थर्ड, डिक्लाइनिंग पिरामिड। थर्ड वन इज डिक्लाइनिंग पिरामिड। अब ये बनेगा कुछ ऐसे। ठीक है, दोबारा ये हमारी परसेंटेज आ गई। यहाँ पे हमारा एज ग्रुप आ गया, प्लस 0 से 10, 10 से 20। यहाँ पे है मेल, यहाँ पे है फीमेल। ठीक है, तो इसको डिक्लाइनिंग पिरामिड कहा गया है क्योंकि नैरो बेस है। ठीक है, टैपर टॉप है, मतलब इसमें भी आपको देख रहे हैं कि धीरे धीरे जनसंख्या जो है वो डिक्लाइन हो रही है, धीरे धीरे जनसंख्या कम हो रही है। ठीक है, इसलिए इसको डिक्लाइनिंग पिरामिड कहा गया है। नैरो बेस एंड टैपर्ड टॉप शो। इसमें ना जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है वो कम है, हाई नहीं है। ठीक है, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। ये इनको डेवलप्ड कंट्रीज कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपनी जनसंख्या को मैनेज कर लिया। ये लोग समझ गए हैं कि कैसे बचाना है, कैसे संभालना है। जैसे जापान, इट इज कंसिडर्ड एज डेवलप्ड कंट्री, तो यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है खत्म। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन। रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन। तो अगर हम लोग देखें तो आज के समय में क्या हमेशा से ही जो अर्बन एरियाज है, जो शहर है, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आप किसी भी एस्पेक्ट में देख लो, कल्चर में देख लो, वे ऑफ लिविंग में देख लो, हर तरीके से दोनों ही कल्चर्स या दोनों ही एरियाज एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। दे आर वेरी मच डिफरेंट। ठीक है, क्यों डिफरेंट है? क्योंकि रूरल एरियाज में लोग ज्यादातर क्या करते हैं, रूरल एरियाज में जो लोग हैं वो ज्यादातर प्राइमरी एक्टिविटीज में उलझे हुए हैं। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं जो खेती बाड़ी है उसमें लोग लगे रहते हैं। और वहीं पे हम लोग बात करें अर्बन एरियाज की, तो अर्बन एरियाज में जो लोग हैं वो नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज में हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, इन सब में ये लोग काम करते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट हेडिंग है लिटरेसी। किसी भी देश की पॉपुलेशन को जानने के लिए लिटरेसी एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वहां के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, तो एक लिटरेट पॉपुलेशन के इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं? ठीक है, इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पास्ट ईयर क्वेश्चन में भी आया था कि एक लिटरेट पॉपुलेशन के इंडिकेटर कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन, इसको मार्क कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि वो लोग सोशली इकोनॉमिकली कितने ज्यादा डेवलप्ड हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताता है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरीके से लेते हैं वो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसी कोई भी जगह कितनी ज्यादा डेवलप्ड है वो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि वहां पे फीमेल्स की कंडीशन क्या है। ठीक है, एजुकेशनल फैसिलिटीज कितनी है वहां पे, ये जाहिर सी बात है। अगर आप लोग पढ़ लिख नहीं रहे हो तो लिटरेसी का कोई सवाल ही नहीं। ठीक है, एजुकेशनल फैसिलिटीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट अलग अलग तरह की नीतियां अपना रही है अपने देश का विकास करने के लिए, लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि किसी भी देश का विकास तभी हो सकता है जब वहां पे लिटरेट लोग होंगे। बिना पढ़े, अगर लोग पढ़े लिखे नहीं है तो किस चीज में, किस क्षेत्र में विकास करेंगे? लड़ाई झगड़े में। ठीक है, तो उसमें हमें विकास नहीं चाहिए। अब ये एक आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, लिटरेसी इन इंडिया, एक्सप्लेन द लिटरेसी इन इंडिया।
तो सबसे पहले तो आपका ये हो जाएगा इंट्रोडक्शन। मैं आपको एक आंसर लिखने का ट्रिक बता रही हूँ। ये आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि लिटरेट पॉपुलेशन के इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, ये सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। और हम एक लिटरेट इंसान किसको कहते हैं? एक लिटरेट इंसान उसको कहा जाता है हु इज एबल टू रीड एंड राइट, जो लिख सकता है और पढ़ सकता है। और एक और चीज जिसमें अरिथमेटिक कैलकुलेशंस हो, ठीक है, जिसमें अरिथमेटिक कैलकुलेशन करने की अंडरस्टैंडिंग हो, जो मैथ्स के सम्स को सॉल्व करने की अंडरस्टैंडिंग रखता हो, ठीक है। हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। जो इंडिया है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है कि लोग लिटरेट भी हो, लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग भी हो, अपना काम खुद कर सके। ओके, और बहुत सारी पॉलिसीज चला रखी है इंडिया ने, जैसे ईच वन टीच वन, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इससे तो कौन वाकिफ नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हेडिंग है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। वो क्या होता है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है कि कोई इंसान कितना कैसे काम कर रहा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, अब आप किसी भी जगह का डेवलपमेंट, या अगर आप किसी जगह के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में जानकारी ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप वहाँ के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में भी जानना चाहोगे कि कौन सी मतलब कितने परसेंट पॉपुलेशन किस तरह की एक्टिविटीज में एंगेज्ड है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा 15 to 59 जो है उसको हम लोग कहते हैं वर्किंग पॉपुलेशन, क्योंकि इनका काम है टैक्स लाना, टैक्स देना, ठीक है। अब वर्किंग पॉपुलेशन किस किस तरह की एक्टिविटीज में उलझी हुई है? तो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज है। प्राइमरी एक्टिविटीज, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, ये सारी की सारी चीजें आती हैं। सेकेंडरी सेकेंडरी एक्टिविटीज में आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग, जो गुड्स बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज में, वो आती है सेकेंडरी में। फिर आता है टर्सरी। टर्सरी, इसके बारे में शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा इससे पहले। टर्सरी एक्टिविटीज में आता है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज। फिर आता है क्वाटरनरी एक्टिविटीज, इसमें आती हैं रिसर्च, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, एंड डेवलपिंग आइडियाज। ये आपकी क्वाटरनरी एक्टिविटीज में आती हैं। बाकी आपके बुक में ये इससे इनसे रिलेटेड चैप्टर्स में है, तो आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में जानेंगे। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा, आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।